दिन हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किए थे और डेवलपमेंट से संबंधित बात हुई थी कि विकास क्या है। याद रखेंगे हम लोग कि विकास वैसा विकास होना चाहिए जो निरंतर बना रहे और वो सर्वोत्तम कॉम्बिनेशंस का होना चाहिए। इसीलिए एक वर्ड आया है सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं धारण करना। यानी धारणीयता। विकास का ऐसा कॉम्बिनेशन, विकास का ऐसा संयोग जो धारण करने योग्य हो। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें सर्वोत्तम उत्पादन हो। और आप सब जानते हैं यदि हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, वैसी स्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? निश्चित रूप से वैसी स्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम लेवल में होगा। नेचुरली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम लेवल में होगा तो वैसी स्थिति में नेचुरली मैक्सिमम बेनिफिट की स्थिति में व्यक्ति होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थिति में व्यक्ति होंगे। तो ऐसा संयोग जो धारण करने योग्य हो, उत्पादन का ऐसा पैमाना जिसके माध्यम से विकास सर्वोत्तम लेवल पर हो, उसको बरकरार रखने का प्रयास करना। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो विकास का लेवल है, यदि हम इसको सर्वोत्तम मान लें, कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे चल के भविष्य में भी वो सर्वोत्तम हो सकता है कि आगे भविष्य में और भी डेवलप टेक्नोलॉजी को हम प्रयोग में लाते हैं तो और भी अधिक उत्पादन होता है। जब और भी अधिक उत्पादन होगा तो अभी का जो लेवल है, अभी का जो मैक्सिमम पॉइंट्स है, मैक्सिमम इनकम है, वो छोटा पड़ जाएगा और बाद वाला जो कॉम्बिनेशंस को हमने प्रयोग में लाया वह मैक्सिमम दिखाएगा। तो मेरा तात्पर्य यह है कि वर्तमान कालखंड में विभिन्न घटकों के संयोग से उत्पादन के माध्यम से जो मैक्सिमम डेवलपमेंट का कार्य होता है, उसको हम सदैव ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करते हैं। अर्थात इस स्थिति को, जो मैक्सिमम लेवल की स्थिति होती है, मैक्सिमम लेवल की स्थिति है, उस मैक्सिमम लेवल को हम मेंटेन रखना चाहते हैं। The ability to be maintained at a certain rate or the level of the development, it is sustainability। यानी
ये धारण करने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है, वो कैसा है कि सर्वोत्तम लेवल पर, आदर्शतम लेवल पर, यानी उत्पादन का पैमाना जब हमारा मैक्सिमम होगा तो वैसी स्थिति में विकास, देश का विकास नेचुरली मैक्सिमम होगा, आदर्शतम होगा, अधिकतम होगा। और अब इससे ज्यादा वर्तमान में आगे बढ़ने की स्थिति नहीं होती है। इसीलिए अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, जब हम ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब हुआ कि अब इस मैक्सिमम लेवल को मेंटेन रखना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज मेंटेन टू दैट मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम और पीक पॉइंट्स और आइडियल पॉइंट्स, दैट इज the stage we should maintain for the development of the country। तो ये जो स्थिति है इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे कि विकास का जो अपना लेवल है, विकास की जो गति है, यानी विकास किसकी विकास, देश का विकास। और देश का विकास वो लिंक्ड है, यदि देश का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। हम इस पर भी अलग से फिर चर्चा करेंगे, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। आज हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत जो सेक्टर जो है इस पर हम लोग चर्चा करें। ये इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था है, इसको ये क्या है, ये किसको कहते हैं, ये इकोनॉमी क्या है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत, जिस ढांचा के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है उसे तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमने 9th क्लास में भी बताया था पिछले वर्ष आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स में भाई आय से संबंधित, धन से संबंधित, अधिक से अधिक विकास से संबंधित ही बातें सामान्यतया होती हैं। अब इसको हम लोग क्षेत्र के आधार पर 3 श्रेणियों में अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बांटते हैं। अब पहला प्राइमरी स्टेज, यानी इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये क्या चीज है, ऐसे तमाम क्षेत्र, ऐसे तमाम उत्पादन, ऐसी तमाम वस्तुएं जिसका उत्पादन के साथ प्रकृति का डायरेक्ट संबंध होता है, यानी जिसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ऐसी स्थिति को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए खेती बाड़ी करना, क्योंकि प्रकृति से सीधा इसका नाता होता है, इसीलिए इसको हम प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। खेती बाड़ी करना है, लकड़ी कटाई का काम है, मत्स्य पालन का कार्य है। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य आते हैं जिसके माध्यम से अर्निंग होता है, उत्पादन होता है, आय की प्राप्ति होती है, ऐसी स्थिति को हम लोग एक सेक्टर में बांटते हैं
जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर के रूप में जानते हैं। दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सेक्टर्स एंड इट इज द another form of primary sector related to that goods, that is other primary sectors। यानी ये सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का परिष्कृत रूप, डेवलप्ड रूप, बदला हुआ रूप होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के बाद की अगली इकाई जो होती है उसका रूपांतरित जो वस्तुएं होती हैं इसको हम लोग प्राथमिक सेकेंडरी सेक्टर्स के अंतर्गत यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे लकड़ी कटाई का कार्य है और उस लकड़ी से जब हम विभिन्न प्रकार का रिमॉडलिंग करके, रूप परिवर्तन करके, विभिन्न आवश्यकताओं की दृष्टि से उसको बनाते हैं दूसरे रूप में, वो सेकेंडरी स्टेज में आ गया। उद्योग है, उद्योग जो है, इंडस्ट्री जो है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं उन वस्तुओं को पहले निर्भर करना पड़ता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं। अब जैसे चीनी मिल है, उसके लिए गन्ना चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, वो गन्ना कहां से आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। जैसे ईख तैयार करना, वो खेतीबाड़ी से होता है, तो या खेतीबाड़ी के द्वारा जो गन्ना तैयार किया गया और उस गन्ना का रूप जो नेक्स्ट फॉर्म होता है, बदला हुआ रूप होता है, वो चीनी का होता है। तो इसलिए उद्योग आ जाता है इसी के क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में। उसी प्रकार से अन्य जितने भी प्रकार के कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, जितने भी प्रकार के हैं, जितनी भी वस्तुओं से संबंधित है, उन सारी वस्तुओं को तैयार करने के लिए क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जो कच्चा माल तैयार किया जाता है, जो रॉ मटेरियल्स रहता है, जिसको हम उद्योग में लगाते हैं, उसके बाद जो वस्तु प्रोडक्ट किए जाते हैं, उसको ऐसी वस्तुओं को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर्स के रूप में जानते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र का के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं, उन वस्तुओं का डेवलप्ड रूप जो फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर के रूप में जानते हैं। इसके बाद है टर्टियरी सेक्टर्स। यह है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करने का कार्य करता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं, उन वस्तुओं को तैयार करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में जिन फैक्टर की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग तृतीयक सेक्टर्स के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं, रॉ मटेरियल्स तैयार करके सेकेंडरी सेक्टर में डाला गया और सेकेंडरी सेक्टर में उसका जो डेवलप्ड रूप आया, फॉर्म आया, बदला हुआ रूप तैयार हुआ, द्वितीय क्षेत्र में आया। अब इन दोनों वस्तुओं को तैयार कराने में, लाने ले जाने में, बाजार पहुंचाने में, उसको बेचने में जो
कार्य कर रहा है, ऐसे हैंड को हम, ऐसी सेवा को हम किस रूप में मानते हैं? तो थर्ड स्टेज में मानते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में मानते हैं। इसीलिए इसका नामकरण भी उसी प्रकार से किया गया। ये पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई और ये तृतीय अवस्था। क्योंकि इसमें ये बेसिकली जो है विभिन्न प्रकार के सेवा से जुड़े हुए कार्य होते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में मदद करने के लिए। इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से जो आय की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा क्षेत्र का, हमारा राज्य का, हमारे देश का विकास निर्भर करता है, उनको हम, उन विभिन्न कार्यों को हम 3 क्षेत्रों में बांटे और ये तीनों क्षेत्र क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। अब है इसके भी हम विभिन्न स्वरूप को जानना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए ये प्राइमरी सेक्टर्स में काम करने वाले किस प्रकार के हैं? ऑर्गेनाइज्ड रूप में है या अनऑर्गेनाइज्ड रूप में है? यानी वो संगठित क्षेत्र में आता है या असंगठित क्षेत्र में आता है? तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, इसको भी हम व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं कि ये एक होता है जिसका व्यवस्थित संगठित रूप में क्रियान्वयन होता है, लाइसेंसिंग प्रणाली होती है, उसका पंजीकृत रिकॉर्ड होता है, और एक होता है कि जिसका कोई व्यवस्थित रूपरेखा नहीं होती। इसीलिए इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं प्राइमरी सेक्टर को, एक तो ऑर्गेनाइज्ड रूप में, एक अनऑर्गेनाइज्ड रूप में, असंगठित क्षेत्र में, और एक संगठित क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर्स को भी हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के रूप में देखते हैं। अब उदाहरण के लिए आप सबको ज्ञात होगा, अभी अभी महामारी के कारण सरकार की ओर से भरपूर सहायता का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें है कि जितने भी श्रमिक हैं, लेबर हैंड्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उस सबका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, जिसका कोड नंबर होता है। तो वैसे आधार पर सरकार को जानकारी रहती है कि हमारे यहाँ कितने ऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं, तो उनको वो सहायता देने में सहूलियत होती है, सुविधा होती है। बट देयर आर द लार्ज लेवल ऑफ ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। lakhs and lakhs workers are working. There is no records in the government's hands, so it is difficult to provide to these type of facilities which is given by the government in that crucial stage. तो इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उसका एक रिकॉर्ड होता है, किंतु जो अनऑर्गेनाइज्ड में है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके साथ कार्य कराने वाले व्यक्ति मनमाना भी कर सकता है,
उचित मजदूरी नहीं दे सकता, ढेर सारे कारण हैं। किंतु मैंने स्पष्ट करना चाहा कि इस प्रकार से हम लोग बांट करके उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसको डिटेल्स में जानने में बहुत समय की आवश्यकता है और बड़ा इंटरेस्टेड है, जो बखूबी आप वस्तु स्थिति को जान सकते हैं, व्यक्ति की क्या स्थिति और मनोदशा होती है ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे या ऐसे क्षेत्रों में। इसके बाद है, इसी को हम लोग एक और रूप में जानते हैं, वह है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ऐसा सेक्टर्स जिस पर निजी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, ऐसा सेक्टर्स जिस पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है और उस व्यक्ति विशेष के द्वारा नीति नियम निर्धारित किए जाते हैं। किंतु दूसरा जो है वह है पब्लिक सेक्टर, जिस पर राज्य का अथवा सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसे सेक्टर को हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ये सब डिटेल्स में बताने की जरूरत है, किंतु समय के अभाव में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। ईश्वर करे कि ये जो महामारी है बहुत जल्दी दूर हो जाए, ताकि डायरेक्ट साक्षात्कार होगा हम सबका आपस में कक्षा कक्ष में, तो डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा पहले भी करते आ रहे थे। तो यानी जिस पर समाज का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, सरकार का स्वामित्व नियंत्रण होता है, पब्लिक सेक्टर्स है। यानी ये तमाम क्षेत्रों को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सेक्टर्स को हम लोग प्राइवेट और पब्लिक दो सेक्टर्स में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। और फिर अब है कि चूंकि हमारा तो लक्ष्य क्या है, हमको तो विकास को देखना है, तो विभिन्न क्षेत्र में हम बता रहे थे। अब हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि आपकी पुस्तक में बहुत पुराना डाटा है, इसको अद्यतन करने की आवश्यकता है। हम उसको आपको दिखा देंगे, उस आधार पर आप स्वतः निष्कर्ष पर आएंगे कि फर्दर अभी वर्तमान में और आगे आने वाले समय में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, कैसा स्टेज होगा हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको स्वतः अपन मन लगा लेंगे। मैं अभी स्पष्ट भी कर देना चाहूंगा, अभी मैंने एक डाटा भी प्रस्तुत किया है आपकी पुस्तक के अनुसार से। ये डाटा है, आप कहेंगे कि ये कहां से क्या लिख दिया है। हम लोग को याद रखना चाहिए कि अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है, और उसमें जब हम रोजगार की बात करेंगे, जब हम रोजगार की बात करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि मैं यहां ईयर दे देता हूं, ईयर्स, और जो आपका यहां पर है ये ईयर, सॉरी, आप जो है इसको डायग्राम पर भी दिखा सकते हैं। इसमें आप जीडीपी को दिखाइए और इसमें आप ईयर दिखा दीजिए। ईयर। अब मान लीजिए ये जो है आपका 1973 का है डाटा। इसमें ये यदि 100% हम मान लें, ये मान लें 80%, ये मान लें 60%, ये मान लें 40%,
0.20। एक मिनट, ये डाटा चार्ट रहने पर सुविधा होती है 20%। अब आप इसको दर्शा सकते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर को आप मान लीजिए कितना है, 45। यहां मान लीजिए 45, ठीक। और सेकेंडरी सेक्टर को मान लीजिए 30 है, तो 45 और 15 60 और 30 यहां मान लीजिए। ये फ्री हैंड में थोड़ा सा लाइनिंग में दिक्कत है। अब देखिए, और इधर जो है 35% इसको मान लीजिए। तो इसको आप शेडेड कीजिए, तो आप चाहे तो ये शेडेड जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसको आप स्पष्ट करने के लिए दिखा सकते हैं कॉलम में। प्राइमरी इसको जो है दूसरा कोई सिंबल दे सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का सिंबल दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम सुन्ना देते हैं, वो स्पष्ट करते हैं। ये हो गया सेकेंडरी। और तीसरा जो है ये क्या है, 35। ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट है। ये डाटा मेजरमेंट के आधार पर जब तब ये कर सकते हैं जब आप डायग्राम पर करेंगे तो 100% परफेक्ट होगा। इसको आप टिक मार दीजिए, कुछ कर सकते हैं अलग करने के लिए। ये तीसरा मान लीजिए आप, इसको टर्टियरी। अब देखिए कि पहला ये डायग्राम जो है ये प्राइमरी सेक्टर में लगभग 45% जीडीपी का। आप कहेंगे जीडीपी क्या है, इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। जब हम राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करेंगे ना तो बताएंगे नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आप यही जाने कि देश की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का जो देश के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों से प्राप्त आय होती है, उन आय को आय होता है, उन आय को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। नेशनल आय के बारे में भी जब चर्चा करेंगे तो उसमें भी हम डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन आप ये जान लें कि घरेलू यानी सकल, इसको ग्रॉस को हम लोग सकल कहते हैं हिंदी में। सकल, सकल से तात्पर्य टोटल से होता है, याद रखेंगे। सकल, ये सकल घरेलू उत्पाद जो है में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर का
क्या इंपॉर्टेंट, क्या शेयर है, कितना परसेंट है, इसको मैंने दिखाया है। ये 1973 ईस्वी की बात है। उसी प्रकार से आप देखिए एक और हम तैयार करते हैं उसी के पैरेलल में। मान लीजिए कि ये है, फ्री हैंड से मैंने किया है, थोड़ा अंतर है। अब देखिए कि 2003 का ये डाटा है, तो प्राइमरी सेक्टर को 22% यदि हम दिखा रहे हैं, तो यहां पर 20 है, इस सामने में लगभग मान लीजिए कि 20 है, तो 22 कहां पर होगा, यहां होगा, तो यहां घेरिए, यहां घेर लिए। अब दूसरा है 26%, इससे थोड़ा बड़ा कीजिए, तो 22 और 26 कितना होगा, 48। तो देख लेंगे हम लोग 48 कितना पर होता है। मान लीजिए इतना होगा, इतना होगा या इतना होगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। और तीसरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली रेस्ट जो है 52%। तो ये 52% जो है, इसको फिर आप बेसिस से कर दीजिए, दिखा दीजिए। ये इसमें आप 0 दिखाया, 0 दिखाइए, अंतर दिखना चाहिए। आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं इसमें। अब इसमें आप टिक मार दीजिए। अब देखिए कि इसमें जो है 22% और इसमें जो है 26% और इसमें जो है 52%। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की का जो आय है, उस आय में प्राथमिक क्षेत्र का जहां पहले 45% इनकम, यहां मिलाइए आप, 45% था, वो घट करके 2003 में वो 22% मात्र रह गया है। फिर आप देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जहां पर 1973 ईस्वी में 30% लगभग था, वो अब वो भी थोड़ा घटा है, यानी 26%। लेकिन पहले की अपेक्षा, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है, किंतु यह भी वृद्धि पर्याप्त नहीं है। अब देखिए यहां जहां टर्टियरी सेक्टर 1973 ईस्वी मात्र 34-35% था, अब यह बढ़ करके 52% हो गया। इट मीन्स nowadays the share of from the different sectors is showing to our gross domestic product in this form, यानी यह स्पष्ट करता है कि क्रमानुसार धीरे धीरे अब जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्रमशः घटते जा रहा है देश की आय में। सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है क्रमशः। 1973 की अपेक्षा 2003 में बहुत बढ़ा है, किंतु इसकी बढ़ने की गति अपेक्षाकृत कुछ कम है। किंतु टर्टियरी सेक्टर को आप देख रहे हैं कि यह जो है इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब देश के आय में पहले प्राथमिक क्षेत्र का बहुत ज्यादा योगदान था, किंतु क्रमशः घटते जा रहा है। इस पर से इसका इंपॉर्टेंस घट गया, अब 22% पर आ गया। अब अभी वर्तमान का यदि मैं दिखाऊं, फिर इधर देखिए टर्टियरी सेक्टर का बहुत बढ़ गया है इनकम में हिस्सेदारी। अब देखिए कि यदि हम 2020 का आंकड़ा, अभी 2020 चल रहा, 2019 का आंकड़ा ले लेंगे 2019 का, तो नेचुरली आप स्वयं इसी आधार पर और इसको बढ़ाएंगे
इसको भी बढ़ाएंगे, इसको और भी कम कर देंगे। तो इस तरह से इट टोटली डिपेंड्स अपॉन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन country. So next day we will discuss what are the reason about this type of the data. यानी अगले दिन इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है और क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है और क्यों ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है टर्टियरी सेक्टर और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।